Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with a new video, and this video is gonna talk about fraud. What do you mean by the term fraud? आपको अगेन मैं वापस रिपीट करती हूँ, हम लोगों को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वी नीड वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, दैट इज फ्री कंसेंट, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 14। और फ्री कंसेंट का मतलब होता है जहां पे कोर्शन ना हो, जहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, जहां पे फ्रॉड ना हो, जहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक ना हो। अगर ये सारी चीजें एब्सेंट होंगी तब माना जाएगा कि पार्टी का कंसेंट है फ्री कंसेंट, तब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट or essential ingredient for forming a contract, right? Now what do you mean by the term fraud? हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया what is coercion, what is undue influence. Now what do you mean by the term fraud? आपको पहली बात याद रखना है कि fraud सेक्शन 17 में डिफाइंड है, ये आपके आंसर स्क्रिप्ट में होना चाहिए। एंड फ्रॉड हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर फ्रॉड है तो फ्री कंसेंट नहीं है। अगर फ्रॉड है तो कंसेंट इज नॉट फ्री अंडर सेक्शन 14। अगर फ्रॉड हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु हैज बीन डिफ्रॉडेड। तो उसके ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है। दैट मीन्स you will be put back to a normal situation as if the contract has not taken place. Now talking about section 17, section 17 के कुछ ingredients हैं। पहला आपको पॉइंट याद रखना है, suggestion as a fact। यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन या फॉल्स स्टेटमेंट कन्वे की जा रही है जो आपको पता है कि फॉल्स है, और आप फिर भी वो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो। आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो आपको पता है कि ये सच नहीं है, और फिर भी आप दूसरी पार्टी को बता रहे हो, तो वो है फ्रॉड। और वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, जो सच नहीं है और आपको पता है कि वो सच नहीं है, राइट? एंड यू डू नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, आपको पता है कि वो सच नहीं है। तो इसका एक वर्ड है सजेशियो फॉल्सी। आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन सजेस्ट की, suggestion falsy. Second ingredient of section 17 is active concealment of a fact, जहां पे आप इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर रहे हो, सप्रेसियो वेरी, ये आपके आंसर स्क्रिप्ट में ये टर्म्स दिखने चाहिए। पहले वाला, आप ऐसा सजेशन एज अ फैक्ट, ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो जो आपको पता है कि फॉल्स है, इसको बोला जाता है सजेशियो फॉल्सी। आप कोई इंफॉर्मेशन को हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, सप्रेसियो वेरी। प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंट टू परफॉर्म इट, आप किसी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रहे हो बट आपको पता है कि यू विल नॉट फुलफिल दैट प्रॉमिस। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, अगर इन सब में नहीं फॉल करता तो लॉ ने एक ऐसा पॉइंट बनाया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 17 ने ऐसा पॉइंट बनाया है कि इसमें फॉल कर जाएगा अगर अबव 3 में नहीं फॉल करता। एनी अदर एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर्ड बाय लॉ, अगर लॉ बोलता है कि ये चीज होनी चाहिए और आप वो चीज नहीं करते हो तो वो भी फ्रॉड के अंदर आ जाता है। आई विल इलस्ट्रेट दिस थ्रू एग्जांपल्स। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपने फॉल्स स्टेटमेंट दी, दैट इज आपने सजेशियो फॉल्सी, आपने फॉल्स सजेशन दिया, आपने फॉल्स स्टेटमेंट दी जो आपको पता था कि वो इंफॉर्मेशन गलत है, फिर भी आपने लोगों तक दी। द फेमस केस इज एडिंगटन वर्सेस फिट्जमोरस। इस केस में क्या हुआ था, कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए थे और बताया गया था कि ये शेयर्स हम इशू इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी नीड मनी फॉर एक्सपैंडिंग
our business. But whereas the reality, talking about the reality, is that company बहुत ही indebted है, बहुत उधार लिया हुआ है, बहुत सारी उसकी liabilities है और उसको चुकाने के लिए they need money. पर उन्होंने लोगों को प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस इज द बुक जहाँ पे जो शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती है, उस प्रोस्पेक्टस में फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी कि दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड देयर बिजनेस. सो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे कंपनी ने फ्रॉड किया बिकॉज द कंपनी इज गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट टू द शेयर होल्डर्स. So this is coming under the very first essential of the Indian Contract Act कि false statement आपने दिया, that is suggestio falsi. Now second essential ingredient of section 17 is that आपने किसी information को conceal किया है. For example, A के मरने के बाद जब A dead हो जाएगा, A के मरने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी B को ट्रांसफर होने वाली है, राइट. ए के मरने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर होने वाली है और ए ऑलरेडी मर चुका है. और ये इंफॉर्मेशन या फिर ये इंटेलिजेंस या ये इंफॉर्मेशन सी तक आ गई है कि ए इज डेड. ये सी तक इंफॉर्मेशन आ गई. अब सी कोशिश कर रहा है कि ये वाली इंफॉर्मेशन बी तक ना पहुंचे. कौन सी इंफॉर्मेशन कि A is dead. And now what is C doing? C is trying to convince B कि तुम्हें तुम्हारा जो शेयर है ना, जो तुम्हें A के मरने के बाद मिलने वाला है, वो शेयर मुझे सेल कर दो, C को सेल कर दो. So this is fraud. C is trying to hide. He is actively trying his level best to hide an information. क्योंकि अगर B को पता चल जाता है कि A is dead, तो he will start claiming the property. Now he is trying to hide that information and he is convincing B to sell his share to C. So this is fraud, specifically under section 17, second part, right? Now promise made without an intent to perform it. For example, A ने लोन लिया है बैंक से and he has an intention to not to repay that loan amount, right? आपने A ने for example goods लिया है seller से and A it has no intention to repay or या फिर pay for the goods. So this is fraud. You are making a promise. आप लोन ले रहे हो तो आपने promise, एक किस्म का promise कर रहे हो बैंक को कि I will repay it, but आपके दिमाग में पता है कि आप उसको repay नहीं करने वाले. So a promise made without an intention to perform it is fraud, right? Any other act fitted to deceive, अगर तीनों के अंडर नहीं फॉल करता तो लॉ ने सेक्शन 17 में एक ऐसा पॉइंट बनाया है कि इसके अंदर सारे के सारे फ्रॉड के केसेस डाले जाएंगे. एक और पॉइंट है जो मैंने पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया. लॉ डिक्लेयर्स इट टू बी फ्रॉड्यूलेंट. ये है फोर्थ एसेंशियल, ये है थर्ड एसेंशियल. अगर कोई लॉ बताता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि अगर सेलर गुड्स सेल कर रहा है तो सेलर को ये बताना पड़ेगा कि इसके टाइटल, सेलर के टाइटल इज गुड, नॉट अ डिफेक्टिव टाइटल, नॉट अ डिफेक्टिव टाइटल. ये प्रिजम्पशन भी किया जाता है कि अगर सेलर गुड सेल कर रहा है तो उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं है. तो ये आपको कन्वे करना पड़ेगा. अगर आप कन्वे नहीं करते हो या फिर आप गुड्स के डिफेक्ट के बारे में नहीं बताते हो, जो हिडन डिफेक्ट्स हैं, अगर आप बायर को नहीं बताते या फिर अगर आपका टाइटल डिफेक्टिव है, अगर आप बायर को नहीं बताते हो तो सेलर इज सेड टू कमिट फ्रॉड.
ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है। तो फोर्थ पॉइंट है, अगर लॉ किसी चीज को बोलता है कि आपकी ये ड्यूटी है, अगर आप वो ड्यूटी को फुलफिल नहीं करते हो, इसका मतलब आपने फ्रॉड किया है। जैसे यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने बताया है कि सेलर की ड्यूटी बनती है कि बायर को बताना कोई भी हिडन डिफेक्ट्स इन गुड्स, या फिर सेलर का टाइटल अगर डिफेक्टिव है वो सेलर को बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताते तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि आपने फ्रॉड किया है बायर के ऊपर, राइट। सो दिस इज द फोर्थ एसेंशियल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रॉड। देखो, सपोज फॉर एग्जांपल अगर सेलर गुड्स सेल कर रहा है बायर को, तो सेलर को कुछ नहीं बताना है बायर को। हिडन डिफेक्ट्स है तब बताना है। अदरवाइज एक रूल है, रूल ऑफ केविएट एम्प्टर। इसका मतलब है कि बायर गुड्स खरीद रहा है, बायर खुद गुड्स को देख सकता है और चूज कर सकता है। जो चीजें विजिबल होती हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं होती। तो यही अगर बोला गया है कि अगर सेलर साइलेंट रहता है, सेलर गुड्स के बारे में नहीं बताता, हिडन डिफेक्ट्स है तो बताना पड़ेगा। अगर डिफेक्ट्स विजिबल है तो सेलर को बताना नहीं पड़ेगा, देखो ये एप्पल खराब है आप मत लेना, नहीं। अरे भाई, आप एप्पल उठाओगे आपको पता चल जाएगा दिस एप्पल इज नॉट अप्रोप्रिएट, सो यू कैन पुट इट बैक, राइट। तो जो हिडन डिफेक्ट्स है वो आपको बताने पड़ेंगे, जो विजिबल डिफेक्ट्स है वो आप सेलर साइलेंट भी रह सकता है। तो यहाँ पे अगर सेलर साइलेंट है, इट इज नो फ्रॉड। अगर एक पार्टी ए पार्टी हॉर्स अगर सेल कर रही है बी को, एंड ए को पता है कि ये हॉर्स अनसाउंड है, एंड ए इज साइलेंट अबाउट दिस फैक्ट, क्या आप बोलोगे ए ने फ्रॉड किया? नो फ्रॉड, बिकॉज बी अगर ले रहा है तो ये बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हॉर्स को इंस्पेक्ट करना। अब साउंड है कि अनसाउंड है वो चीजें विजिबल है, उसकी हरकतों से विजिबल है। तो इफ ही इज बाइंग द हॉर्स, ही शुड बी अवेयर कि किस टाइप का हॉर्स उसको लेना है। तो यहाँ पे he has committed no fraud. Important case is Keats versus Lord Cadogan. इस केस में क्या हुआ था, suppose A is selling his house to B, and this house is in a very ruinous condition, very bad condition, right, and ये चीजें visible है, right, and A is silent about this fact. He has committed no fraud because it is the responsibility of B to inspect the house and then buy it. आप इंस्पेक्शन के लिए आए हो तो ये आपका फर्ज बनता है इंस्पेक्ट करना एंड देन खरीदना। तो इन केसेस में अगर पर्सन साइलेंट भी है तो यहाँ पे फ्रॉड नहीं माना जाएगा, बट देयर इज एक्सेप्शन वेयर देयर इज ड्यूटी टू स्पीक। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी एज को डिस्क्लोज करना। अगर आपको इंश्योरेंस एजेंट पूछता है कि आपकी एज कितनी है, तो आप हो 60 इयर्स के और आप बोल रहे हो कि आप 48 इयर्स के हो, तो यू आर कमिटिंग फ्रॉड। यहाँ पे अगर पूछा ना भी जाए, even if the insurance agent is not asking you, it is your responsibility to speak, it is your duty to speak, because you know that if you are touching 60 you cannot get an insurance contract, right? So you need to disclose your age or whatever is important in the insurance contract act. Second exception is where silence is equivalent to speech. For example, एक का हॉर्स है, ए ने हॉर्स को सेल करना है किसको? बी को, राइट, एंड बी बोलता है इफ यू डू नॉट से एनीथिंग, इफ यू डू नॉट से एनीथिंग, if you do not say anything, I shall presume that the horse is of sound mind. अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे मैं प्रिज्यूम करूंगा कि हॉर्स साउंड माइंड का है। ए was silent, ए साइलेंट है। नाउ क्या ए ने फ्रॉड किया? यस, बिकॉज यहाँ पे बी ने स्पेसिफिकली बोला था अगर तुम चुप रहोगे आई शैल प्रिज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। नाउ इट इज योर ड्यूटी हियर टू स्पीक दैट हॉर्स इज अनसाउंड माइंड। So your silence is equivalent to speech. अगर आप चुप रहोगे तो दूसरा पार्टी समझेगा कि हॉर्स साउंड माइंड का है। तो here it is your duty to speak and tell the truth that the horse is not of sound mind.